एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों नमस्कार। उन दोस्तों को भी नमस्कार जो टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कॉमन हैं जो एलटी की भी तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि एलटी का अध्याचन लिया जा चुका है और टीजीटी का अध्याचन लिया जा रहा है। बहुत सारी डिमांड आ रही है कि सर एलटी प्लस टीजीटी का कंबाइंड बैच चलाइए। खैर जो ग्रामर है वो तो कॉमन ही होता है, लिटरेचर में थोड़ा सा फर्क होता है। देखिए हम कंसीडर कर रहे हैं जल्द ही एलटी प्लस टीजीटी का कंबाइंड बैच हम शुरू करेंगे या सेपरेट बैच शुरू कर देंगे, इस पे हम और हमारी टीम विचार कर रही है। एनीवे दोस्तों आइए देखते हैं। अभी तक हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आज हम कोशिश करेंगे कि इसको फिनिश कर दें, इस टॉपिक को जो कि कनकॉर्ड नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसको थोड़ा सा और जूम करता हूं मैं ताकि ये आपको इजीली विजिबल हो सके। ट्वेंटी वन देखिए, ही ऑफन सेज दैट इट आर दीज ऑब्सीन फिल्म्स दैट लीड द यूथ टू देयर मॉरल डिग्रेडेशन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी इविल्स ग्रोइंग इन आवर सोसाइटी। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, ही ऑफन सेज दैट इट आर दीज ऑब्सीन फिल्म की वही जो एक गंदी फिल्में हैं, ऑब्सीन फिल्में हैं, दैट लीड द यूथ जो कि युवाओं को मॉरल डिग्रेडेशन की तरफ ले जाती है। डिग्रेडेशन मतलब मॉरल अवनति की तरफ, मॉरल उनके क्षय की तरफ ले जाती हैं। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी एविल्स, और बहुत सारी बुराइयों के लिए जिम्मेदार है, ग्रोइंग इन अवर सोसाइटी, जो कि हमारी सोसाइटी में जो बुराइयां जन्म ले रही हैं। तो जो दैट क्लॉज है उसमें उसका सब्जेक्ट इट है, और इट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेता है, ये आप जानते हैं। तो इट के बाद हमेशा इज ही आता है, तो आर का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कहां पर गड़बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, not only the doctors but also the nurses of this nursing home is very kind and helpful to the attendants। इसमें हमें बताना है कि क्या गड़बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 22, not only the doctors, not only the doctor but also the nurses of this nursing home is very kind and helpful to the attendants। देखिए यहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है, अगर कोई सेंटेंस ध्यान दें, नॉट ओनली बट ऑल्सो कहा जा रहा है कि ना केवल डॉक्टर्स बट यहाँ की नर्सें भी बहुत काइंड हैं और हेल्पफुल हैं यहाँ के जो अटेंडेंट्स हैं उनके प्रति। तो नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। तो यहां पर जो सबसे वर्ब अपने सबसे नजदीक वाले नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के हिसाब से आती है। नॉट ओनली बट आल्सो का अगर कंस्ट्रक्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो का अगर कंस्ट्रक्शन है, तो यहां पर जो वर्ब आएगी अपने सबसे नजदीक वाले नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के हिसाब से आएगी। तो यहां डॉक्टर के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, नर्सेज के हिसाब से वर्ब आएगी। इसलिए यहां पर इच के बदले क्या हो जाएगा, नर्सेज प्लूरल है तो आर हो जाएगा। आई होप आपको सब, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज। इसी तरह अगर होता नॉट ओनली द नर्सेज बट ऑल्सो द डॉक्टर, तब वहां पर इज हो जाता। कहने का मतलब अगर डॉक्टर यहां होता तो इज हो जाता, यहां नर्स अगर होता तब भी इज हो जाता। नर्सेज है तो प्लूरल होगा, क्योंकि वर्ब अपने सबसे नजदीक वाले नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के हिसाब से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं।
There appears a number of new faces in the hall and really I do not know where they have come from and why. No error. यहां पर देखिए दोस्तों, ध्यान से देखते हैं. There appears a number of new faces. कई नए चेहरे दिख रहे हैं. ओके, इन द हॉल में कई नए चेहरे दिख रहे हैं. एंड आई रियली डू नॉट नो, और मुझे वास्तव में नहीं पता है, वेयर दे हैव कम फ्रॉम एंड वाई, वो कहां से आए हैं और क्यों आए हैं. ये आपके सेंटेंस का अर्थ हुआ. अब इसमें आपको कमी ढूंढनी है. देयर अपीयर्स, देयर अपने हिसाब से कोई भी वर्ब नहीं लेता, कई बार आपको बताया जा चुका है. अब अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस क्या है? अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस क्या होगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? ये अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस प्लूरल है. क्या है? प्लूरल है. जब प्लूरल है तो क्या लेगा? अपीयर्स लेगा क्या? अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस प्लूरल है, इसके हिसाब से यहां वर्ब आनी है, तो ये सिंगुलर लेगा या प्लूरल लेगा? अपीयर हो जाएगा. अपीयर हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब यस या यस नहीं लेती. प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के हिसाब से हम जानते हैं. तो देयर अपीयर हो जाएगा, इस एस को हटाना पड़ेगा. अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल एंड आई रियली डू नॉट नो वेयर दे हैव कम फ्रॉम एंड व्हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. The teachers face the same problems in their day-to-day lives as do as ordinary men of our society. The teachers face. अब यहां पे आपको बताना है क्या एरर है. यहां पर देखिए, यहां पर बताइए क्या एरर है. क्वेश्चन नंबर 24. देखिए, इसको चेक करते हैं. द टीचर्स है, प्लूरल है, चलिए ठीक है. फेस आ गया, सही है. द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइफ, अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जो शिक्षक है वो वही समस्या फेस करते हैं. एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी, जैसा कि हमारे समाज का साधारण व्यक्ति फेस करता है. ऑर्डिनरी मैन यहां बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑर्डिनरी मैन सिंगुलर है. सिंगुलर है. जब ऑर्डिनरी मैन सिंगुलर हो गया तो यहां पर एज डू आएगा या एज डज आएगा? एज डज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी. ये ध्यान में रखिएगा. एज डज एन ऑर्डिनरी मैन, चूंकि ये सिंगुलर है, यहां पर थोड़ा सा इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है. एज डू तब होता अगर ऑर्डिनरी मैन की जगह ऑर्डिनरी मैन होता, तब हो सकता था. एज डू ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी. लेकिन अगर ऑर्डिनरी मैन है तो ये अपने पहले डू नहीं लेगा, डज लेगा. एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन. द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग आर इनसेन. वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर या सेंसेस पे यकीन नहीं करता, एंड हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स, और किसी अन्य चीज पर मैन एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स, जो किसी अन्य चीज पर विश्वास नहीं करता, आर इनसेन, वो पागल है. क्या है? पागल है. इसमें आपको बताना है क्या गड़बड़ी है. तो 25 में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसको देख लेते हैं, ये शुद्ध है. द मैन आया है, फिर हु कैन नॉट बिलीव his senses and the man who cannot believe anything else are, and से जुड़े हुए हैं the man, तो आर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य शुद्ध है. 26. The available statistics indicate that the population of the world will double in about 30 years and human life will become more and more miserable. पहले इसका अर्थ जानते हैं. जो उपलब्ध आंकड़े हैं वो इंडिकेट करते हैं that the population of the world will double in
अबाउट 30 ईयर्स की, 30 साल में जो पॉपुलेशन है विश्व की डबल हो जाएगी, दो गुनी हो जाएगी, एंड ह्यूमन लाइफ विल बिकम मोर एंड मोर मिजरेबल, और इंसान का जीवन और खराब होता चला जाएगा। अब दोस्तों इसमें आपको बताना है इसमें क्या गड़बड़ी है। द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स, ये सिंगुलर है। द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स, ये क्या है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स, जैसे हम जानते हैं कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके नाम होते हैं या कुछ चीजें होती हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं, उनके बाद में एस आता है, लेकिन वो सिंगुलर ही कंसीडर किए जाते हैं। खैर यहां पर ये हमें देखना पड़ेगा कि स्टैटिक्स क्या यहां सब्जेक्ट के रूप में आया है। अगर स्टैटिस्टिक्स यहां सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स एक सांख्यिकी सब्जेक्ट होता है, पहले इसको ध्यान से सुन ले। सांख्यिकी, सांख्यिकी एक सब्जेक्ट होता है। स्टैटिक्स सब्जेक्ट के रूप में हमेशा सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट के रूप में एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन स्टैटिक्स का अर्थ अगर आंकड़ों से हो, किससे हो? आंकड़ों से हो, सब्जेक्ट से ना हो, तो क्या होगा? ये आंकड़ों से अगर मतलब होगा तो ये क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा, हमेशा ये प्लूरल होगा। अब हमें ये देखना है द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स, जो सांख्यिकी विषय की उपलब्धता तो है नहीं यहां, मतलब यहां आंकड़ों से ही मतलब है कि जो उपलब्ध आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि 2030 वर्षों में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी विश्व की, और मानव जीवन और खराब हो जाएगा और मिजरेबल हो जाएगा। तो अगर आंकड़ों से मतलब है तो ये प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट के रूप में होता तो यहां इंडिकेट का इंडिकेट्स हो जाता, लेकिन यहां आंकड़ों से मतलब है, इसलिए ये प्लूरल है, और इसके साथ इंडिकेट बिल्कुल सही है, इसलिए ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आप देखिए, सिंगल्स आर अ डिजीज in which the patient develops lots of inflamed spots around the west। सिंगल्स एक तरह की बीमारी है जिसमें एक रोगी क्या होता है, डेवलप कर लेता है, जगह जगह एक स्पॉट्स हो जाते हैं इन्फ्लेम्ड उसके कमर के चारों तरफ, राउंड द वेस्ट। इसमें क्या एरर है? पहली चीज, सिंगल्स एक बीमारी का नाम है, और ये जो बीमारी है हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए इज हो जाएगा। ओके, और इसमें कुछ नहीं है। जैसे मम्स हो गई, मीजल्स हो गई, ये सब बीमारियां भी सिंगुलर मानी जाती है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल। जो पहले एक गौरवशाली या बहुत ही अच्छे किले हुआ करते थे, आज के डेट में सिर्फ कूड़े के ढेर के अलावा वो कुछ नहीं है। What were once glorious forts are now nothing but piles of rubble। इसमें क्या गड़बड़ी है? क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल शुद्ध है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। What were once glorious forts are now nothing but piles of rubble। जो पहले बहुत ही प्रभावशाली या ग्लोरियस एक फोर्ट्स हुआ करते थे, अब कूड़े के ढेर के अलावा वो कुछ भी नहीं है। फोर्ट्स है ना, अगर फोर्ट होता वॉट वॉज वंस ग्लोरियस फोर्ट, तब इज आ जाता। अगर ये होता कि वॉट वॉज वंस ग्लोरियस फोर्ट सिर्फ होता, वहां वॉज होता, यहां फोर्ट होता, तब आप इज यहां कर सकते थे। लेकिन जिस हिसाब से लिखा हुआ है, वॉट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल, ये बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं दोस्तों। 29 में क्या गड़बड़ी है हमें बताना है। आइए पहले इसको देख लेते हैं। वेदर यू शुड गेट मैरिड
now or whether you should remain single all your life or your personal problem. देखिए, whether you should get married, चाहे तुम शादी करो अभी, और whether you should remain single, या तो तुम सिंगल रहो, अनमैरिड रहो, ऑल योर लाइफ और योर पर्सनल प्रॉब्लम, ये तुम्हारी पर्सनल समस्या है। इसमें ये तुम्हारी मतलब पर्सनल समस्या है, ये कहने का मतलब है तुम शादी करो ना करो, ये तुम्हारी पर्सनल समस्या है, ये कहा जा रहा है। तो यहां पर क्या गड़बड़ी है? यहां पर वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ, ऑल योर लाइफ, यहां पर आर नहीं होगा, इसका प्रयोग होगा इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। क्योंकि और से जुड़े हुए हैं दो क्लास, वेदर यू शुड गेट मैरिड और से जुड़े हुए हैं पहली चीज, ठीक है। तो और से जुड़े हुए हैं तो ये एक ही व्यक्ति का बोध कर रहे हैं, इज आ जाएगा यहां पर, इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट आते हैं 30। ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर, ईच फैकल्टी मेंबर as well as most of the students were of the view that there should be many more new courses in this college. हर एक फैकल्टी मेंबर और ज्यादातर स्टूडेंट्स, उनका विचार है कि और ज्यादा कोर्सेज होने चाहिए इस कॉलेज में। अब बताइए यहां पर क्या गड़बड़ी है? एज वेल एज से अगर जुड़ाव होता है, अगर किसी भी चीज का जुड़ाव एज वेल एज से होता है, तो आपको यह बताना है कि इसमें किसके हिसाब से वर्ब आएगी। ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर। अब आपको बताना है यहां पे क्या गड़बड़ी है। इसका देख लेते हैं, हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब एज वेल एज अगर आता है तो ये सबसे बड़ी बात है, ये अपने बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं लेता। एज वेल एज से अगर जुड़ा हुआ हो तो यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है, इस वाले पार्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। ईच फैकल्टी मेंबर सिंगुलर है या प्लूरल है? जाहिर सी बात है सिंगुलर है, सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो यहां पर हमें यह बताएं कि फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के हिसाब से आना नहीं है तो वर्ब क्यों आया? वो आ जाएगा क्योंकि मुख्य सब्जेक्ट ईच फैकल्टी मेंबर है जो सिंगुलर है। Does his daily struggle for existence leave time to ponder over international affairs? क्या कि उसका जो डेली स्ट्रगल है, जो रोज की उसका संघर्ष है, एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए बचता, उसके पास रोजमर्रा की भागदौड़ से क्या समय बचता है अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के बारे में विचार करने के लिए? डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स? मुझे तो कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। डज हिज डेली स्ट्रगल, कौन सा क्वेश्चन है? 31 है, वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट आते हैं, पॉन्डर ओवर मीन्स विचार करना, ये ध्यान में रखिएगा। पॉन्डर ओवर मीन्स बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता, बता देता हूं, पॉन्डर ओवर विचार करना। नेक्स्ट, (32) either the manager or his assistants always try to misguide the public regarding the vacancy in the factory. Either the manager or his assistants always try to misguide the public regarding the vacancy. या तो मैनेजर या उसका असिस्टेंट, ये लोग हमेशा मिसगाइड करते हैं पब्लिक को रिगार्डिंग द वैकेंसी की सीट, जॉब की वैकेंसी खाली है कि नहीं इस बारे में इन द फैक्ट्री। ईदर द मैनेजर, और ईदर आर से जुड़ा हो तो सब्जेक्ट किसके हिसाब से आता है? सब्जेक्ट बाद वाले के हिसाब से आता है। ईदर द मैनेजर और द असिस्टेंट्स, तो इसके हिसाब से आएगा। ऑलवेज ट्राई, तो सही है ट्राई, टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी। ओके,
तो यहां पर ट्राई बिल्कुल सही है, वाक्य शुद्ध है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब, इसी के लिए सिलेबस में एलटी ग्रेड के कंकॉर्ड लिखा हुआ है। अध्याचन एलटी ग्रेड का लिया जा चुका है, टीजीटी का अध्याचन लिया जा रहा है। जो बच्चे अभी से फुल्ली प्रिपेयर्ड रहेंगे वही सफल होंगे। हम अपने कोर्स की फीस बता देते हैं फिर से सबको। अभी जो एलटी ग्रेड का हमारा बैच चल रहा है वो ग्रामर का, चाहे टीजीटी और एलटी ग्रेड का कोर्स सेम है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ग्रामर हम अभी महज 1100 रुपए में पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 1100 रुपए में। जीएस सिर्फ 1100 रुपए में। अगर आप हमारा पेड कोर्स लेते हैं सिर्फ 1100 रुपए में। ग्रामर जीएस लिटरेचर 2999 रुपए में हम पढ़ा रहे हैं। ये हम बहुत कम पैसों में अभी ये चीज जो पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप टीजीटी का हमारा बैच सेपरेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2-3 दिन वेट कर लीजिए, जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं टीजीटी के लिए न्यू बैच। बिकॉज बहुत सारी डिमांड हो रही है टीजीटी के लिए। आप पढ़ते रहिए, जैसे मैं पढ़ाऊं, जैसे बताऊं उस हिसाब से पढ़ते रहेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। Every man and woman of the village have come out to see this strange child who claims to know everything about his prenatal existence. अब देखते हैं। अब देखिए, एवरी मैन एंड वुमन ऑफ द विलेज हैव कम आउट टू सी दिस स्ट्रेंज चाइल्ड। हर एक पुरुष तथा स्त्री गांव आए इस विचित्र बच्चे के बारे में जानने के लिए, देखने के लिए। हु क्लेम्स, जो दावा करता है, टू नो एवरीथिंग, हर चीज वो जानता है, अबाउट हिज प्रीनेटल एग्जिस्टेंस, अपने जन्म लेने के पहले के अस्तित्व के बारे में। आइए देखते हैं यहां क्या गड़बड़ी है। एवरी मैन एंड वुमन ऑफ द विलेज हैव, क्या एवरी मैन एंड वुमन है तो हैव आएगा? आप मुझे बताएं, देखें इसको और मुझे बताने का कष्ट करें कि क्या यहां पर हैव आएगा। क्वेश्चन नंबर 33। नहीं, हैव नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा? हैज का प्रयोग होगा। नियम आपको पहले ही बताया जा चुका है। क्या नियम बताया जा चुका है? कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हों, एवरी मैन एंड वुमन, दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हों और उनके पहले या तो दोनों के पहले ईच या एवरी आया हो या उनमें से किसी एक के पहले ईच या एवरी आया हो, तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। ये नियम है, ये नियम है। तो आपको इस नियम को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, उनके दोनों के पहले ईच या एवरी आया है या सिर्फ एक के पहले ईच या एवरी आया है, तो वर्ब सिंगुलर होगी, हैज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आते हैं। In our college, it was obligatory for each of the students to buy his own instruments. In our college, it was obligatory for each of the students to buy his own instruments. अब यहां पे आपको बताना है क्या गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 34 फिर से देखिए। इन आवर कॉलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी, हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में यह आज्ञापक था, यह मतलब मस्ट था, यह अनिवार्य था हर एक स्टूडेंट्स के लिए टू बाय हिज ओन इंस्ट्रूमेंट, कि अपने अपने जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो खुद खरीदे। यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है। इन आवर कॉलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी सही है, फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाय हिज ओन इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है, वाक्य शुद्ध है। Question number 35. Those athletes who did not adhere to the rules of the athletics was deprived of taking part in the championship. वो एथलीट्स, क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए। कहा जा रहा है दोज एथलीट्स, वो एथलीट्स हु डिड नॉट अडहियर टू द रूल। अडहियर टू द रूल्स मतलब नियम को मानना। जो एथलेटिक्स के नियम है उनको अगर नहीं मानते, वॉज डिप्राइव्ड ऑफ, तो उनको डिप्राइव कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, टेकिंग पार्ट इन द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप में भाग लेने से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा अगर वो खेल के नियमों को नहीं मानते। तो यहां पर देखते हैं क्या गड़बड़ी है। दोज एथलीट्स हु डिड नॉट अडहियर टू द रूल्स ऑफ द एथलेटिक्स, यहां सब्जेक्ट क्या है?
दोज एथलीट सब्जेक्ट है। जिन्होंने नहीं माना, किस चीज को नहीं माना? एथलेटिक्स के नियम को उन्हें डिप्राइव कर दिया गया, वंचित कर दिया गया चैंपियनशिप में। तो दोज एथलीट्स अगर यहां पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है दोज एथलीट्स है, तो वॉज आएगा कि वर आएगा? जाहिर सी बात है वर आएगा। दोज एथलीट्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, one of the developing or underdeveloped countries are not in favor of launching chemical warfare because it trembles to imagine its repercussions. One of the developing or underdeveloped countries are, देखिए वन ऑफ का कंस्ट्रक्शन पहले अर्थ बता देते हैं, फिर कोई जल्दबाजी नहीं है। वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में से एक, नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर जो रासायनिक युद्ध है उसके फेवर में नहीं है, बिकॉज इट ट्रेम्बल्स, चूंकि कपा देता है, टू इमेजिन जब हम कल्पना मात्र करते हैं, इट्स रिपरकशन, रिपरकशंस मतलब दुष्परिणाम, रिपरकशंस का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, बैड रिजल्ट्स। तो अब देखते हैं वन ऑफ द डेवलपिंग और वन ऑफ का जो कंस्ट्रक्शन होता है, वन ऑफ प्लस नाउन, क्या होगा वन ऑफ के बाद? अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल ही होगा। नाउन क्या होता है वन ऑफ के बाद? प्लूरल होता है, प्लस वर्ब क्या आएगी? हमेशा सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी हमेशा। अब बताइए, वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यहां तक तो सही है, वर्ब सिंगुलर आएगी नियम के हिसाब से, तो इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। वन ऑफ द बॉयज इज क्राइंग, वन ऑफ द पेन्स इज नॉट रनिंग, वन ऑफ द स्कूल्स इज नॉट फंक्शनिंग, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज नॉट डूइंग वेल। ऐसे कंस्ट्रक्शन चलता है। नेक्स्ट आते हैं 37, not John and his friends, but Mary has surreptitiously taken your photographs and sent them to her friends. अब इसमें देखता है, नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मेरी हैज सरप्टेशियसली टेकन योर फोटोग्राफ्स। इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर अगर हम 37 की बात करें तो ये वाक्य पूरी तरह से शुद्ध लग रहा है। इसका अर्थ हम जान लेते हैं, जैसे नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मेरी। अब देखिए नियम हम जानते हैं, जिसमें नॉट लगा हुआ है उसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी। हमने नियम पहले ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का आपको बताया है कि जिसमें नॉट लगा हुआ है उसके हिसाब से अगर वर्ब आती तो यहां पर तो हैव हो जाता। नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मेरी हैज सरप्टिशियसली टेकन योर फोटोग्राफ, कि तुम्हारे फोटोग्राफ लिए हैं एंड उसको दोस्तों में भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38, the idea of introducing genes to correct heritable and other disorders are revolutionary. अब देखिए यहां सब्जेक्ट पकड़ना है, जो विचार है जीन्स को इंट्रोड्यूस करने का ताकि हेरिडिटरी डिजीज को खत्म किया जा सके, जीन्स का अध्ययन करने का, जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, अनुवांशिक जो डिसऑर्डर है उन्हें खत्म किया जा सके, क्या है? रेवोल्यूशनरी है, आइडिया क्रांतिकारी है। जो जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे होती है, कोरोना की टेस्ट के लिए भी जीनोम, जैसे ओमाइक्रॉन जो आया है वेरिएंट, तो उसकी भी सीक्वेंसिंग, जीन सीक्वेंसिंग कराई जा रही है।
जीन सीक्वेंसिंग से ही 100% पता चलता है कि वायरस कौन सा है। आरटीपीसीआर टेस्ट से ये तो पता चल सकता है कि आपको वायरस है कोई ना कोई, लेकिन ये कंफर्म नहीं पता होता कि ओमाइक्रॉन है कि डेल्टा वेरिएंट है कि कौन सा है। तो दोस्तों खैर यहां देखते हैं द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स। अब देखिए यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, आइडिया। द आइडिया सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, चाहे जो कर लो सिंगुलर वर्ब ही आ जाएगी, चाहे यहां जितना दिखाओ जीन्स या कुछ। टू करेक्ट, आइडिया टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स इज, चूंकि आइडिया, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स, ये इन सब में द आइडिया पे हमें जोर देना है, इसी के हिसाब से वर्ब आएगी, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट question number, an ability to shrink and reduce oneself to a tiny form and reverse the process whenever desired belongs to the realm of fantasy and is heard of only in fairy tales or tales of magic। अर्थ देखते हैं। जो योग्यता होती है श्रिंक करने की, अपने आप को छोटा कर लेने की, अपने आप को सिकोड़ लेने की, हाँ बिल्कुल छोटे रूप में, बिल्कुल छोटा बन जाने की, रिवर्स द प्रोसेस या छोटे से बड़ा बन जाने की, हाँ ये सिर्फ एक फैंटेसी की बातें, कोरी कल्पना है, एंड ये सिर्फ फेयरी टेल्स में, कहानियों में बताई जाती हैं या कोई फिक्शन में बताई जाती है, ये कहना है। अब इसको ग्रामेटिकली देखते हैं। द एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस वनसेल्फ टू अ टाइनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस व्हेनेवर डिजायर्ड बिलोंग्स। अब देखिए एंड से जुड़े हुए हैं, तो बिलोंग्स कैसे आएगा? यहां पर देखिए क्या गड़बड़ी है कि नहीं। देखिए एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस वनसेल्फ टू अ टाइनी फॉर्म, एंड देखिए यहां पर एंड आया, यहां पर एंड आया, रिवर्स एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस वनसेल्फ, अलग अलग चीजें हो गई। श्रिंक अलग हो गया, रिड्यूस अलग हो गया। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, रिड्यूस मतलब छोटा हो जाना, oneself to a tiny form and reverse the process, तीन चीजें हुई। तो क्या इसके साथ सिंगुलर वर्ब ठीक है? belongs सही है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 39, an ability to shrink and reduce oneself to a tiny form and reverse the process whenever desired belongs। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, an ability to shrink, an ability to shrink, an ability to shrink and reduce oneself to a tiny form and reverse the process whenever desired। यहां आपका मुख्य सब्जेक्ट आपको पकड़ना है, ये एंड पे उतना जोर नहीं देना है, हमें यहां पर ये देखने की कोशिश करनी है सब्जेक्ट कौन सा है। एन एबिलिटी, योग्यता, योग्यता आपका सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से बिलोंग्स बिल्कुल सही है, वाक्य शुद्ध है, वाक्य शुद्ध है। यहां पर यही हमें देखना होता है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। एन एबिलिटी, यहां पर एन एबिलिटी सब्जेक्ट है, उसके बाद कोई डायरेक्ट वर्ब नहीं आई है। टू श्रिंक एंड रिड्यूस, ये सब इंफिनिटिव का प्रयोग हुआ है, यहां पर मेन वर्ब आई है, ठीक है। एन एबिलिटी का कि वर्ब कौन है अगर पूछा जाए, फिर से इसको समझते हैं, कितने हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए एन एबिलिटी की वर्ब कौन है, बीच में बहुत सारी चीजें आई हैं, जैसे मैं योग्यता कहीं जाने की, कहीं खाने की, कुछ करने की, बहुत बड़ा बन जाने की, मतलब कुछ भी, मतलब बीच में बहुत सारी चीजें कई बार आ जाती है। एन एबिलिटी ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट है, क्या है, ये सब्जेक्ट है। एन एबिलिटी टू श्रिंक, सिकुड़ जाने की, छोटा हो जाने की, हाँ बहुत छोटा टाइनी फॉर्म में, एंड रिवर्स द प्रोसेस व्हेनेवर डिजायर्ड, ये यहां पर एन एबिलिटी की वर्ब आई है। एन एबिलिटी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी वर्ब जो होगी वो भी सिंगुलर होगी, इसकी वर्ब जो होगी वो भी सिंगुलर होगी, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, नीदर रजनी नॉर रागिनी, वर कोई सवाल ही नहीं उठा, नीदर नार से जुड़ा हुआ है तो मैक्सिमम हो सकता है कि रागनी के हिसाब से आए, लेकिन दोनों अगर नाम हैं
जाहिर सी बात है सिंगुलर कंसीडर किए जाएंगे, वॉच। नीदर रजनी नॉर रागिनी वॉज टू टेक टू हर हील्स व्हेन दे सॉ द कोबरा laying एट द गेट। ना तो रजनी न रागिनी वर टू टेक टू हर हील्स, उन्हें कोई ऐसा नहीं कि पिछले कदम वापस दौड़ना पड़ा। व्हेन दे सॉ द कोबरा लाइंग एट द गेट, जब उन्होंने देखा कि कोबरा है वहां पर गेट के पास। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें दोस्तों, तो 40 में वॉच हो जाएगा, वर के बदले क्या हो जाएगा, वॉच का प्रयोग हुआ। जब दो नाउन्स ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो यहां नजदीक वाला सब्जेक्ट भी रागिनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉच हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हैव ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन selected for the post of branch manager in the Punjab National Bank? ये क्वेश्चन है आपका। Have either of the two candidates been selected for the post of branch manager in Punjab National Bank? Question number 41. अब देखिए, ईदर जो सब्जेक्ट है, अगर एज ए सब्जेक्ट ईदर आ रहा है तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेगा, ईदर सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, इंट्रागेटिव है, इंट्रागेटिव है, पूरा का पूरा सेंटेंस जो है इंट्रागेटिव है। अब हमें यह ध्यान में रखना है कि जब अगर ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हैव आएगा कि है जाएगा, जाहिर सी बात है जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, अगले पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 42। None of the 5 players who have been given a chance to join this team play confidently. अब none of the 5 players who have given a chance, अब ये देखिए none of के बाद प्लूरल नंबर का नाउन प्लूरल में आया है। अगर नन ऑफ के बाद प्लूरल नंबर के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर नन अकेले वाक्य का सब्जेक्ट होता तो वर्ब सिंगुलर होता, अगर ये सिर्फ नन अकेले वाक्य का सब्जेक्ट होता, अगर ये सिर्फ नन अकेले वाक्य का सब्जेक्ट होता तो सिंगुलर वर्ब होती, जाहिर सी बात है। लेकिन यहां नन ऑफ द नन के बाद नन ऑफ आता है और इधर जो प्लूरल नाउन है तो उसके बाद ये वर्ब जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है, इसलिए ये वाक्य शुद्ध है। ठीक, आपको समझ में आया। अगर नन अकेले आता एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट अगर नन अकेले आता, जैसे नन इज कमिंग, कोई नहीं आ रहा है, नन इज कमिंग, आर नहीं होगा ये क्योंकि नन अकेले सब्जेक्ट। ओके, नन हैज कम, ये नन अकेले एज ए सब्जेक्ट आएगा तो ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा। लेकिन नन के बाद अगर नन ऑफ के बाद नन ऑफ जुड़ा हुआ है, अगर ऐसे अगर नन प्लस ऑफ प्लस अगर प्लूरल नंबर में है, नाउन जो है वो प्लूरल में है, प्लूरल में है नाउन अगर, तो फिर यहां पर वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और वर्ब प्लूरल भी हो सकती है। तो यहां वर्ब प्लूरल है तब भी सही है,
ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस का अर्थ ये है, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स, कोई 5 प्लेयर्स में से कोई भी नहीं, हु हैव गिवन ए चांस, जिन्हें चांस दिया गया था टू ज्वाइन दिस टीम प्ले, कोई कॉन्फिडेंस से नहीं खेल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 43, क्वेश्चन नंबर 43। What she says and what she does. What she says and what she does are incomprehensible. वो समझ से परे है, वो क्या कहती है और क्या करती है ये समझ के परे है। Incomprehensible मतलब समझ में नहीं आता, टू एन ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स, वो तुम्हारे जैसे साधारण दिमाग वाले लोगों को समझ में नहीं आएगा वो क्या कहती है और वो क्या करती है। सही है ये, व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज, एंड से जुड़े हैं, यहां पर आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। Where she went and where she left her purse are not known to us, so it is of no use being worried about her. ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 44, where she went and where she left her purse are, सही है, बिल्कुल सही है। फिर से दो क्लास एंड से जुड़े हुए हैं। where she went and where she left her purse are नॉट नोन टू अस, वो हमें नहीं मालूम कहां पर वो गई और कहां पर उसने अपना पर्स छोड़ दिया। सो इट इज ऑफ नो यूज बीइंग वरीड अबाउट हर, इसलिए उसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबडी एल्स बट दीज comely young women have played a prank on you, but it is pitiable that you don't understand. Nobody else but these comely young women. इसमें दोस्तों देखना है आपको क्या गड़बड़ी है, फिर से मैं पढ़े देता हूं इसको। Nobody else but these comely young women, किसी और ने नहीं लेकिन इन कमली सुंदर युवा स्त्रियों ने तुम पर प्रैंक किया है, लेकिन ये बहुत दया की बात है, ये बहुत कि तुम इसको समझ नहीं पाए, तुम पे प्रैंक किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, Nobody else but these comely young women have, women के हिसाब से have आ गया, women प्लूरल है तो have आ गया। played a prank on you, prank on somebody से होता है, but it is pitiable, लेकिन ये बहुत दया की बात है, that you don't understand, you के साथ don't ही आएगा, understand तुम नहीं समझे। तो बिल्कुल वाक्य 45 बिल्कुल शुद्ध है दोस्तों, कोई इसमें कमी नहीं है। 46 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, यहां पर देखिए सब हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, अब ऑब्जर्वेशंस है तो है जाएगा, प्लूरल है। सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन, कुछ ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जो है, हैज बीन मेड बाय द फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल मिस्टर परेज डी कूलो in his annual report submitted to the current session of General Assembly. Some highly significant observations, observations है तो किसका प्रयोग होगा, observations है तो have का प्रयोग होगा, प्लूरल है तो have हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इसका अर्थ बता देता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जो विचार है, जो सोच है, ऑब्जर्वेशन जो सोच विचार करके बोला जाता है उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, वो मेड बाय द फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी, जो भूतपूर्व यूनाइटेड स्टेट्स के संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दी। क्या उन्होंने कहा, इन इज एनुअल रिपोर्ट, अपनी एनुअल रिपोर्ट में, सबमिटेड टू द करंट सेशन ऑफ जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की जो सभा है उसमें उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें, सिग्निफिकेंट बातें कही। ओके, तो ऑब्जर्वेशंस है तो हैव बीन, ओके, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इफ एनी प्रूफ वॉज नीडेड, 47 पे ध्यान दीजिए, if any proof was needed to show that the United Nations have lately
become a policy tool in the hands of the USA, and that the world's sole might has a subservient international body, it was provided by President Bush's angry comment. यहां पर आपको बताना है 47 में क्या गड़बड़ी है. इफ एनी प्रूफ वॉज नीडेड टू शो, कोई क्या अगर किसी प्रूफ की जरूरत होती यह दिखाने के लिए दैट द यूनाइटेड नेशंस की जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस हैव लेटली, लेटली मतलब रिसेंटली, लेटली का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बहुत पैराडॉक्सिकल लगेगा. लेटली का मतलब रिसेंटली, हैव रिसेंटली मतलब हाल के कुछ दिनों में, बिकम हो गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या हो गया है, अ पॉलिसी टूल, एक नीति का हिस्सा, इन द हैंड्स ऑफ द यूएसए, मतलब यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन गया है संयुक्त राष्ट्र संघ. एंड दैट द वर्ल्ड सोल माइट, जो विश्व की एकमात्र ताकत है, हैज ए सबसर्विएंट इंटरनेशनल बॉडी, उसके पास जो विश्व की एकमात्र ताकत है मतलब संयुक्त राष्ट्र या अमेरिका, जो अमेरिका है उसके पास एक सबसर्विएंट, उसकी नौकर की तरह इंटरनेशनल बॉडी है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है. ये इट वाज प्रोवाइडेड बाय प्रेसिडेंट बुश's एंग्री कमेंट. और ये प्रूफ किसके द्वारा दिया गया, इसका प्रमाण जो बुश के द्वारा, राष्ट्रपति बुश का जो क्रोध भरा हुआ कमेंट था, उससे ये बात प्रमाणित होती है. अब आपको यहां पर ढूंढना है इस सेंटेंस में कहने का तात्पर्य ये है, इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन गया है. इस बात का प्रमाण इस मतलब बात से लिया जा सकता है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति बुश ने, जिस समय राष्ट्रपति बुश थे उस समय सेंटेंस ये बनाया गया होगा, तो राष्ट्रपति बुश ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर बहुत ही क्रोध भरा कमेंट किया है. तो इसमें कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के हाथ की कठपुतली है. तो इफ एनी प्रूफ वॉज नीडेड, देखिए, टू शो, इफ एनी प्रूफ वॉज नीडेड, ये यहां तक आपका सब्जेक्ट हुआ. टू शो दैट द यूनाइटेड नेशंस, अब देखिए यूनाइटेड नेशंस हो गया या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, देखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन ये होता सिंगुलर है. यूनाइटेड नेशंस पर मत जाइएगा, उसका अर्थ एक संस्था से है, एक संस्था से है, संयुक्त राष्ट्र संघ से. तो क्या होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? तो 47 में ध्यान दीजिए, हैव के बदले हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो सिंगुलर है. ओके, ये ध्यान में रखना है. यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो सिंगुलर है. इसी तरह बहुत सारे राज्य, देश या किताबों के नाम होते हैं, स्वरूप में प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं. जैसे वेस्ट इंडीज या ईस्ट इंडीज, प्लूरल दिखेगा. रोमियो एंड जूलियट, इज हो जाएगा इसके बाद, कंफ्यूज कभी मत होइएगा. रोमियो के बाद एंड लगा है, जूलियट है, दो है तो उस हिसाब से वर्ब लगा दीजिए. कभी इस तरह का कंफ्यूजन आपके मन में होना भी नहीं चाहिए. खैर, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं. दोस्तों मैं बैठ गया हूं, बैठ के पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यू है और मैं, एक मिनट, देर तक खड़े होने में इस समय थोड़ा सा दिक्कत हो रही है. अगला क्वेश्चन देखिए, 48 देखना है आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 48 और थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि मुझे भी दिखे. If Mahatma Gandhi was alive, he would start weeping to see the present condition of India. अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो वो रोने लगते भारत की वर्तमान दयनीय दशा को देखकर. इफ महात्मा गांधी, कोरी कल्पना होती है तो हमेशा वाज नहीं आता, हमेशा वर आता है. ये तो बिल्कुल जानने की, बिल्कुल ये कुछ इसमें है ही नहीं. वाज के बदले वर का प्रयोग होगा. जो वर्तमान की अनफुलफिल्ड विश है, डिजायर है या कोई अनरियल सिचुएशन है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए एज इफ, एज दो, आई विश, इस तरह का एक्सप्रेशन आते हैं और इनके साथ वर का प्रयोग होता है, कभी भी वाज का प्रयोग नहीं होता. आई विश आई वर अ पैरट, काश मैं एक तोता होता. आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. तो इस तरह ये चलता है, आई वर ही आता है हमेशा. क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं. वॉज शी अ वर्ड,
फिर से देखिए वही है कि अगर वो चिड़िया होती शी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू, वो तुम्हारे पास उड़कर आ जाती एंड से दैट शी कुड नॉट लिव विदाउट यू, और वो तुमसे कहती कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर वो चिड़िया होती तो वो तुम तक उड़ के निश्चित रूप से आ जाती और कहती कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वॉज शी अ बर्ड नहीं, वर शी अ बर्ड। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर। वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, वॉज की जगह वर हो जाएगा। कोरी कल्पना में वर ही आता है, आपको बस पहचानना है कि कहां पर कोरी कल्पना है। वो अभ्यास से आएगा, आप अभी मत घबरा जाइए। लोग घबरा जाते हैं, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, 10 दिन भी नहीं पढ़ना चाहते, सोचते हैं ग्रामर के विद्वान बन जाएं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शिक्षा है इसमें। मैं हमेशा बोलता हूं बेगारी, जानते हैं, बेगारी करनी पड़ती है। 2 महीने 3 महीने बेगारी करो भाई। जितने भी भाई बहन दोस्त जो भी लोग देख रहे हो, महीने 2 महीने जो मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ो तो सही, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। इतना आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है कि टॉप करना भी आसान हो जाता है, कुछ नहीं होता। जब मैंने एलटी में टॉप किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इत्तेफाक है, ऐसे ही हो गया, तुक्के से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। अरे तो अभी भी कुछ कहते हैं आलोचक जिनकी दुकानें थोड़ा सा फीकी हुई हैं मेरे आने की वजह से, कह रहे तुक्के से। फिर टीजीटी में भी टॉप कर दिया, यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर लिया। तो लोग तो कहेंगे भैया, आलोचना करेंगे, लोग घमंडी भी बोलेंगे कि अपना बिल्कुल शो ऑफ करते हैं। अरे शो ऑफ नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे जानेंगे कैसे कि कौन कैसा है, कौन सा अच्छा माल है, कौन सा खराब माल है। अगर मार्केट में उतरना है तो शो ऑफ तो करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि नहीं अच्छा कौन पढ़ाता है, खराब कौन पढ़ाता है। शो ऑफ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, मजबूरी है दिखाना। आप लोगों के हित के लिए दिखाना मजबूरी होती है। खैर कोई बात नहीं, कुछ बातें हैं हर कोई नहीं समझ सकता। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देयर वर रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम करते चलते हैं कि खबरें ऐसी हैं, रिपोर्ट्स ऐसी हैं। रिपोर्ट्स है तो वर सही है, क्योंकि देयर के हिसाब से तो आएगा नहीं, रिपोर्ट्स के हिसाब से आएगा। अ फ्यू डेज बिफोर द अकरा सेशन, अकरा सेशन के कुछ दिन पहले, कमेंस्ड, अकरा सेशन कुछ दिन के शुरू होने, कमेंस मतलब शुरू होना, अकरा सेशन की शुरुआत के कुछ दिन पहले, दैट कॉन्क्रीट मेजर्स टू रीस्ट्रक्चर द मूवमेंट, कुछ ठोस कदम उठाए जाने थे हैं टू रीस्ट्रक्चर द मूवमेंट वुड बी कंसीडर, कि फिर से ताकि मूवमेंट को, आंदोलन को शुरू किया जा सके। तो देयर वर रिपोर्ट्स अ फ्यू डेज बिफोर दैट बिफोर द अकरा सेशन कमेंस्ड दैट कंक्रीट मेजर्स टू रीस्ट्रक्चर द मूवमेंट वुड बी कंसीडर्ड। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है, इनको जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये आपके एलटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप हमारे ग्रामर के कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं, जिसकी फीस महज 1100 रुपए हमने रखी है, कीपिंग इन माइंड द स्टूडेंट्स हु कांट अफोर्ड आवर फी। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई चैनल।